जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज हम लोग एक ऐसी बड़ी शख्सियत की बायोग्राफी जीवनी के बारे में देखेंगे जिनका जन्म लगभग 1842 में एक खंडवा के पास छोटा से गांव बड़दा में जिनका जन्म हुआ था। और ये वही व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेज रॉबिन हुड के नाम से जानते थे। वो ये कहते थे हमेशा कि भारतीय रॉबिन हुड जो है वो यही व्यक्ति है। और जब भी अंग्रेज़ों के सामने इनका नाम आता था तो वो थर थर काँपने लग जाते थे। लेकिन वहीं पे जब किसी गरीब मजदूर किसान या फिर आदिवासी के सामने जब ये नाम आता था तो वो खुशी से लहराने लगते थे। तो यही जो व्यक्ति है, इन्हीं की बायोग्राफी के बारे में आज हम लोग जान रहे हैं। और इन्हीं व्यक्ति का नाम है टंट्या भील। अगर हम लोग इन टंट्या भील के बारे में अगर हम लोग देखें तो शुरुआती दिनों में इनका जो निवास स्थान जो था वो निमाड़ में था। और ये जो निमाड़ जो एरिया था वो 19वीं शताब्दी में हम लोग कह सकते हैं कि बड़वानी जिला, खरगोन जिला, खंडवा जिला और धार जिले का कुछ भाग जो था वो इसी निमाड़ क्षेत्र में आता था। शुरुआती दिनों में ये जो टंट्या भील जो थे वो खंडवा के पोखर नामक स्थान में रहते थे। और जब ये खंडवा के पोखर नामक गांव में जब ये रहते थे उसी समय में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक मेजर विलियम इवांस नामक एक व्यक्ति का यहाँ पर ब्रिटिश मिलिट्री में ज्वाइनिंग हुआ। और यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी का इन्होंने यहाँ पर आके बागडोर संभाला। और उसी समय पे टंट्या भील ने भी अपनी जो आपराधिक गतिविधियाँ जो थी वो बढ़ा दी थी। और उसी समय पे टंट्या भील जो थे वो पोखर में रहते थे। और जब भी कोई निमाड़ क्षेत्र में जब भी कोई आपराधिक गतिविधियाँ होती थी तो उस समय पे टंट्या भील को परेशान किया जाता था। इसी कारण से टंट्या भील ने वहाँ से अपना स्थान छोड़ के हीरापुर में वो रहने लगे। लेकिन जब वो हीरापुर में रहने लगे उस समय पे भी इन्हें कई सारे दूसरी चीज़ों को लेके परेशान किया जाने लगा। इसी कारण से जो उनकी जो साथी थे वो इनका नाम था बिजनिया, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होने लगे। और जब एक समय आया जब हीरापुर में जब टंट्या भील रहते थे उसी समय पे जब एक आपराधिक मामले को लेके जब उन्हें परेशान किया जाने लगा तभी बिजनिया भील ने उन सिपाहियों की हाथ काट दिए थे। और उसी समय पे टंट्या भील को और बिजनिया भील को 3 माह की जेल हुई थी। और ये 3 माह की जेल को बिताने के बाद में जब टंट्या भील जब वापस अपने क्षेत्र में आए तो वहाँ पे ना रहते हुए वे खरगोन के पास में एक गांव है झिरनिया, वहाँ पर वो रहने लगे। लेकिन जो टंट्या भील के दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि अब उन्हें अंग्रेज़ों से बदला लेना है। अगर हम लोग टंट्या भील के जीवन के बारे में देखें तो ये इनका जो जीवन जो था वो लगभग आधा जीवन साहूकारों के घरों में काम करते करते ही बीता था। और उन्होंने ये देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेज और साहूकार किस प्रकार से एक सामान्य जनता का किस प्रकार से शोषण करते हैं। इसी कारण से टंट्या भील ने इन्हीं साहूकारों से परेशान जनता का एक गिरोह बनाया, एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया। और इसी गिरोह के माध्यम से 1880 से 1886 के बीच में लगभग 24 गांव में इन्होंने डाके डाले। और ये जो टोटल जो डाके थे वो लगभग 400 डाके थे। और ये जो 400 डाके डालने के बाद में जो पूरे भारतवर्ष में टंट्या भील का नाम एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में चलने लगा। और इसी समय पे अंग्रेज जो थे वो भी इसे रोकने के लिए, वो भी इन्हें पकड़ने के लिए अपने तरफ से ताकत को लगाने लगे। उसी समय पे 1886 में ही हिम्मत पटेल नामक एक व्यक्ति ने टंट्या भील के नाम से झूठी गवाही दी। और इसी कारण से टंट्या भील को जेल हो गई। जिस समय पे कोर्ट में हिम्मत पटेल उनके सामने खड़े होकर जब झूठी गवाही दे रहे थे उस समय पे एक भूखे शेर के समान से टंट्या भील एक भूखे शेर के समान टंट्या भील उन्हें देख रहे थे। और यही लग रहा था कि यदि टंट्या भील को उस समय पे छोड़ दिया जाए तो उस समय पे उस हिम्मत पटेल का शायद वो खून भी पी जाएंगे।
ऐसी स्थिति में टंट्या भील को जेल में ले जाया गया और बंद कर दिया गया। लेकिन टंट्या भील ने मात्र 3 दिनों में ही जेल की दीवारों को भेदने का षड्यंत्र रच लिया और उन्होंने अपने कंबलों, उनके जो लगभग 12 साथियों के साथ में उन्होंने कंबलों की एक रस्सी बनाई और उसी रस्सी को बना के उन्होंने दीवार को कूद गए और वहाँ पर दीवार को कूदने के बाद में उन्होंने उसी दीवार पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तुम अंग्रेज़ों को मैं इस भारत देश से भगाने का भी कार्य मैं ही करूँगा, और ये कहकर वो उस दीवार से कूद गए। जैसे ही टंट्या भील जेल से बाहर निकले और बाहर निकलते के साथ ही इन्होंने सबसे पहले हिम्मत पटेल की जान ले ली और उन्हें जान से मार डाला और उसके बाद में संपूर्ण पोखर गांव को भी आग लगा दी और उसके बाद से टंट्या भील का नाम और बहुत बड़े स्तर से चलने लगा। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों के तरफ से कई सारे लोग ऐसे आए जो टंट्या भील को पकड़ना चाहते थे और कई सारे चैलेंजेस भी हुए, कई सारे चुनौतियां भी हुई और इसी प्रकार से एक अंग्रेज अधिकारी जिसने चुनौती ली कि मैं टंट्या भील को पकड़ूंगा, तो वही जो अंग्रेज अधिकारी जो था वो टंट्या भील को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरा तो उसके साथ में कई सारा लगेज था और जब वो उस लगेज को वह नीचे उतारा उस समय पे उसने देखा कि वहाँ पर उस स्टेशन पे कोई भी कूली नहीं है और जब वहाँ पर कोई कूली नहीं था तो वहीं पर एक खड़े हुए व्यक्ति ने वह देखा तो वही जो एक सामान्य व्यक्ति जो था, जो कि कूली नहीं था, उसी ने कहा कि साहब मैं आपका ये लगेज उठाकर आपको आपके घर तक या फिर आपका जो भी रुकने का जो स्थान है वहाँ तक मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो अंग्रेज अधिकारी ने उस व्यक्ति की बात मान ली और उस व्यक्ति को अपना लगेज उठाने दिया और उनके साथ में चल दिए। जब कई दूर तक वह व्यक्ति चलता रहा और पीछे पीछे अंग्रेज अधिकारी भी चलते रहे तो एक ऐसा समय आया जिस समय पे ये स्थिति लगने लगी कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो थक चुका है और इसी कारण से उस व्यक्ति ने कहा कि सर साहब मैं थक चुका हूँ, तो मैं ये क्या आपका लगेज नीचे रख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप रख सकते हैं। तो उसी समय पे उन्होंने लगेज को नीचे उतारने के लिए उनसे सहायता मांगी और जिस समय पे वह अंग्रेज अधिकारी उस लगेज को उतारने लगा उसी समय पे उस व्यक्ति ने उनके साइड से पिस्तौल निकाल ली और उस अंग्रेज अधिकारी के सर पे लगा दी और ये कहा कि तुम जिस टंट्या भील को पकड़ने के लिए आए हो ये मैं वही टंट्या भील हूँ और तुम्हारे में दम हो तो मुझे पकड़ लो। वही अंग्रेज अधिकारी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा और जब वो अंग्रेज अधिकारी गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, लेकिन फिर भी टंट्या भील ने उसे नहीं बख्शा और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये जो समय था उस समय पे बहुत अधिक खौफ टंट्या भील का होने लगा और इस प्रकार की घटनाओं से भी टंट्या भील का जो ओरा था, एक जो पराक्रम जो था वो और अधिक बढ़ने लगा। इसी प्रकार से एक और अंग्रेज अधिकारी आए और वही अंग्रेज अधिकारी जब आए तो वो कई दिन से टंट्या भील को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे और उसी अंग्रेज पुलिस अधिकारी के थाने के बाहर एक नाई वहाँ से गुजर रहा था। उस नाई से वो अपना शेविंग करवाने के लिए उस नाई को उन्होंने बुलाया और उस नाई से वह शेविंग कराने लगे। तभी उस नाई ने बातों ही बातों में यह कहा कि साहब कुछ दिन पहले मुझे टंट्या भील ने भी शेविंग करने के लिए बुलाया था, वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं ज़िंदा वापस आ गया, अन्यथा वो मुझे मार के भी फेंक देता। और उसकी यह बात सुनने के बाद में अंग्रेज अधिकारी बिल्कुल ही खुश हो उठा क्योंकि जिस टंट्या भील के बारे में वो कई दिन से सोच रहा था कि मैं इसे कैसे पकड़ूं, उसी के संबंध में उसे एक सुराग मिल चुका था। इसी कारण से उस अंग्रेज अधिकारी ने उस नाई से कहा कि
क्या आप मुझे टंट्या भील तक पहुंचा सकते हैं? तो उस नाई ने कहा कि हाँ, मैं आपको टंट्या भील तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन उसके लिए कुछ दिन का समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो 3 से 4 दिन के अंदर उसके आदमी मेरे पास आएंगे और वो मुझे टंट्या भील के पास लेके जाएंगे। तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको मेरे इर्द गिर्द ही रहना है। और एक समय ऐसा आया कि वह जो अंग्रेज अधिकारी जो था उसके इर्द गिर्द ही रहता था, और वही जो व्यक्ति था, वही जो नाई जो था, एक बार एक जंगल के बीच में गया था। और जब वो जंगल के बीच में गया था तो वही अंग्रेज अधिकारी भी उसके पीछे पीछे गया था। और जब वह सुनसान जगह में आ गया, जब वो जंगल के एरिया में आ गया, उसी समय पे उस अंग्रेज अधिकारी की भी कनपट्टी में गोली उसी नाई ने लगा दी। और वो कहा कि आप जिस टंट्या भील को पकड़ने के लिए मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, मैं वही टंट्या भील हूँ, तुम्हारे में दम हो तो मुझे पकड़ लो। यह कहते के साथ उस अंग्रेज अधिकारी के सीने पे गोली मार दी गई। और इस प्रकार की घटनाओं से टंट्या भील का नाम बहुत बड़ा होने लगा, और कोई भी व्यक्ति टंट्या भील को पकड़ने से पहले 10 बार सोचने लगा। इसी समय पे टंट्या भील का जो गिरोह था वो बड़ा होने लगा, और इसी स्थिति में टंट्या भील ने अपने गिरोह को 3 भागों में विभाजित किया। एक गिरोह का जो सरदार था वो था बिजनिया भील, एक गिरोह का जो सरदार था वो था तोपिया, और एक गिरोह का जो सरदार था वो स्वयं टंट्या भील था। और यही जो गिरोह थे अपने अपने स्तर से अपने अपने गुट्स बना के अपने अलग अलग एरियो में डाके डालने लगे, और जो भी गरीब मजदूर जो असहाय लोग जो थे उन्हें सहायता देने लगे। लेकिन एक बार ये हुआ कि तोपिया और बिजनिया दोनों को ही अंग्रेज अधिकारियों ने घेर लिया और इन्हें पकड़ लिया गया। जब तोपिया और बिजनिया दोनों को ही जब पकड़ लिया गया, उस समय पे इनके दोनों की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद जेल से तोपिया फरार हो चुका था। इसी चीज़ से डरे हुए अंग्रेजों ने आनन फानन में बिजनिया को फांसी देने का फैसला लिया, और कुछ ही दिन बाद बिजनिया को फांसी दे दी गई और बिजनिया को मार डाल दिया गया। इस चीज़ से टंट्या भील बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए, और उन्होंने कुछ दिन के लिए अपना यह कार्य को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। लेकिन जब टंट्या भील को जब बिजनिया का वह देश प्रेम का वादा जब वापस से याद आने लगा, उसी समय पे टंट्या भील ने सर पे कफन बांध के फिर से अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने के लिए वापस से कार्य प्रारंभ कर दिए, और वापस से डाके डालना और लूटपाट करना, साहूकारों को लूटना और ये सब चीज़ें फिर से प्रारंभ कर दी। इसी समय पे टंट्या भील के एक गुरु बहन थे, उन्हीं के जो पति थे गणपत पटेल, जिन्होंने उन्हें भोजन पे बुलाया था। जब भोजन पे गए तो रघु कोरकू नामक उनके साथी उनके साथ में गए थे, और दो अन्य साथी उनके साथ में गए थे टंट्या भील के साथ में गणपत पटेल के यहाँ पर भोजन करने के लिए। जब ये भोजन करने के लिए वहाँ पर गए तो यही रघु कोरकू जो था वो घर के बाहर बैठा, घर के आंगने में ही बैठा, और जो टंट्या भील जो थे वो घर के भीतर गए, जहाँ पर गणपत पटेल ने बहुत ज़्यादा ही आव भगत करी टंट्या भील की। और जब खाना खाने की बारी आई, उस समय पे गणपत पटेल ने निवेदन किया कि आप आपके हथियारों को एक साइड में जो बना हुआ जो कमरा है वहाँ पर रख दीजिए, और उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। यह कहते के साथ टंट्या भील ने अपने साथियों को इशारा किया, और वो उनके सारे साथियों ने उनके जो हथियार थे वो एक साइड वाले कमरे में रख दिए। जब वो हथियार रख दिए और उसके बाद में जब वो भोजन करने के लिए बैठे ही थे, उस समय पे भीतर जो मेजर ईश्वरी प्रसाद जो पहले से ही बैठे हुए थे वे बाहर आए, और उन्होंने टंट्या भील को पकड़ लिया। इसलिए पकड़ पाए क्योंकि वो निहत्थे थे, और मेजर ईश्वरी प्रसाद के पास में कई सारे हथियार थे। भीतर जो चीज़ें जो चल रही थी उसके बारे में रघु कोरकू को पता चल चुका था, और इसी कारण से रघु कोरकू ने
अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर दिया। लेकिन वे अंग्रेज अधिकारी कई सारी बड़ी सेना को साथ में लेके आए थे, इसी कारण से उसे उनका मुकाबला रघु कोरकू नहीं कर पाए। रघु कोरकू जंगल की ओर भागे और अपने बाकी 2 साथियों के साथ में जंगल में गायब हो गए। उसी के बाद में टंट्या भील को जब खरगोन लाया गया तो खरगोन की सड़कों में एक शेर के भांति टंट्या भील वहाँ पर चलने लगा, और जब भी वो गणपत पटेल को देखता था तो बदले की आंख से टंट्या भील उबल रहे थे। और यह कहा गया था उस समय पे, जिन लोगों ने भी वो दृश्य देखा उन्होंने कहा कि यदि उस समय पे टंट्या भील को यदि छोड़ दिया जाता तो शायद वो गणपत पटेल का खून ही पी जाता। और ऐसी स्थिति में टंट्या भील को जब इंदौर की कोर्ट में लेके गए, उसी समय पे 10 नवंबर 1886 में ब्रिटेन में एक न्यूज़ छपी जिसमें लिखा हुआ था कि भारतीय रॉबिन हुड ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसी के कुछ समय बाद 4 दिसंबर 1879 को टंट्या भील की फांसी का दिन तय हुआ। यह फांसी जबलपुर में होनी थी, और जिस समय पे फांसी होनी थी उस समय पे आदिवासी समाज के कई सारे योद्धा, आदिवासी समाज के कई सारे लोग अपने अपने पारंपरिक हथियारों को लेके जबलपुर में एकत्रित होने लगे। इसी कारण से आनन फानन में अंग्रेजों के द्वारा 4 दिसंबर 1890 में टंट्या भील को फांसी दे दी गई, और इनका जो पार्थिव शरीर जो था वो पातालपानी के साइड में, खंडवा जिले में जो पातालपानी के वाला जो एरिया है वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को फेंक दिया गया। वर्तमान समय में भी आदिवासी समाज में टंट्या भील को एक राजा के भांति, एक भगवान के भांति नाम उनका लिया जाता है, और जब भी कोई भी क्रांतिकारी आदिवासी समाज में होता है या फिर कोई भी अपने समाज को लेके जब लड़ाई लड़ता है तो टंट्या भील को अपना आदर्श मान के आदिवासी समाज के लिए लड़ाई लड़ता है। और यही कहानी थी हमारे टंट्या भील की, जिन्होंने अपने पराक्रम से संपूर्ण निमाड़ में और संपूर्ण भारत देश में आदिवासियों का नाम रोशन किया, और उन्होंने हमेशा ही अंग्रेज़ों के सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया, और हमेशा ही अंग्रेज़ों को इस भारत देश से निकालने के लिए हमेशा प्रयास किया। इसी कारण से शेर ए निमाड़ के नाम से भी टंट्या भील को जाना जाता है। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।